हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ पर, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट लॉ का। वो एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होगी जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी। करंट कैरिंग का क्या मतलब है कि जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रही होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, है ना। हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ली है जिसकी एक्सिस पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये जैसे प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। आज हम उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हमने कंसीडर a current carrying circular coil, है ना। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही है, फ्लोइंग करंट आई। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। तो मैंने यहां मान ली ये रही वो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ये इसकी एक्सिस, ये इसका सेंटर और ये इसकी एक्सिस। एक्सिस पर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया P। ये इसकी एक्सिस है, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये एक्सिस है। जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो करंट है I। इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जिसकी रेडियस इस सर्कल की, इस रिंग की, कॉइल की जो रेडियस है उसको मैंने मान लिया R, और इस पॉइंट O से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया X। यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है? X, ठीक है। इसके अपोजिट ये भी कितना होगा? R। इसी बात को मैं लिख लेता हूं। अब पॉइंट P at axis whose distance from point O is x and radius of ring, मतलब coil, is r। जिसकी रेडियस कितनी है? r। we have to find out, यहां लिखते हैं, we have to find out magnetic field B at point P। इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या काम किया, यहां पर एक छोटी सी लेंथ को कट कर लिया। ये dl लेंथ को काट लिया, dl। इसमें करंट कितनी है? I। ये क्या हो गया? करंट एलिमेंट IDL। क्योंकि मेरे पास पूरी रिंग के निकालने के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला बना है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना है, वो करंट एलिमेंट के लिए फॉर्मूला बना है, बट मुझे इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि इस लेंथ को इस पूरे रिंग पर, इस पूरी कॉइल पर मुझे छोटा छोटा डीएल को काटना है ना। करंट एलिमेंट को काटना है और फिर मैं यहाँ पर सबको इंटीग्रेट कर लूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरे रिंग की वजह से निकल के आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर। तो ये जो आइडियल है, ये आइडियल इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है देखने की, यहां पर देखिएगा जरा। तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, इस पर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे।
तो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उधर हम क्या रखते हैं, आर। आपको बताया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं, है ना, राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। अगर कहीं हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होती है तो वहां पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड पाम रूल का यूज करना है। तो हम इस तरीके से सेट करते हैं इसको, देखिए जरा, तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है आईडीएल में, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना इस कॉइल में, इस तरीके से ये करंट एलिमेंट आईडीएल, ठीक। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आर और डीएल के, आर और डीएल जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो जरा, ये है हमारा डीएल और ये यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां, तो ये मैंने इसको मान लिया आर, क्या मान लिया इसको, आर, यानी कि डीएल और आर इस वाले प्लेन में है, ये 90 डिग्री पर है, ये रहा हमारा डीएल और ये है आर, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आर और डीएल के परपेंडिकुलर इस तरीके से देखिएगा, ये आईडीएल, ऐसे आईडीएल, और आप इसको कर्लिंग दीजिए, ऐसे अंदर की तरफ करिए, ये ऐसे इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इससे 90 डिग्री बनाते हुए इससे ऐसे बनेगी। ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड we will use right hand rule, and direction of magnetic field B is perpendicular to plane containing of DL and R। जिस प्लेन में DL और R होंगे उसके परपेंडिकुलर, देखिएगा ये इस वाले प्लेन में है, ये R, ये इस वाले प्लेन में DL, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, DB, ठीक है। सिमिलरली फिर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, क्योंकि मुझे तो पूरी रिंग से निकालना है, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने और यहां पर लेंथ को कंसीडर कर लिया, DL को काट लिया, इसमें करंट है I और एक करंट एलिमेंट है DL, तो ये भी यहां क्या बनाएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। इसकी भी जो डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, DB, इससे 90 डिग्री, ठीक है। इस एक्सिस को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस तरीके से, उसके बाद मैंने इसको यहां से एक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, मैंने कहा ये दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो इसके मैंने दो कंपोनेंट रिजोल्व किए। एक कंपोनेंट टूटेगा इस डायरेक्शन में, इसके क्या टूटेगा, इस डायरेक्शन में, इस डीबी का एक कंपोनेंट तोड़िए इस डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट टूटेगा डीबी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर, तभी तो रिजल्टेंट ये बनेगा, देखो ये रिजल्टेंट, एक कंपोनेंट इधर टूटा डीबी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट टूटा डीबी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट टूटा डीबी साइन थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है यहां पर, यहां तक। उसके बाद सिमिलरली इस डीबी के भी दो कंपोनेंट तोड़िए, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, इस डीबी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, क्या होगा, डीबी कोस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा डीबी साइन थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट को हमने रिजोल्व कर लिया। ये दिस एंगल इज थीटा, किस किस के बीच का एंगल बना हुआ है, ये वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री, और देखिएगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखिएगा ये वाली लाइन, तो ये भी कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री टू ईच अदर, ये वाली लाइन 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमें जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किस किस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि dB sin थीटा ऐड हो रहे हैं और ये dB cos थीटा ऊपर है और dB cos थीटा नीचे है। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसल आउट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एडेड अप। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, द वर्टिकल component of magnetic field dB cos theta cancelled out, but horizontal component dB sin theta added up. So net magnetic field in horizontal direction, तो जो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट पॉइंट पी पर, तो क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहां पर देखिएगा ये वाला जो डीएल है, ये वाला जो आईडीएल है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर ये कितना एक्स बेस, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगाकर ये वाली वैल्यू मुझको कितनी मिलेगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी चीज को और क्या मैं लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली वाली साइड में कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली यहाँ पर वैल्यू पुट करना है मुझे, तो देखिए ये वाला जो थीटा है ना, थीटा किस किसके बीच का एंगल होता है, डीएल के और आर के। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे आप थीटा इज 90 डिग्री, तो जो डीबी मिलेगा आपको वो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, आर की वाली वैल्यू मेरे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, साइन थीटा को मैंने 90 पुट करा, जिससे हमको पता चला साइन 90 कितना होता है 1, तो ये वाली वैल्यू मिल गई हमको डीबी की, ये डीबी मिल गया हमको। ठीक है, इतना नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे अभी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर ला करके पुट करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड मिला हमको, यहाँ पर देखिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिला वो मिला क्लोज इंटीग्रेशन dB sin थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिला, वर्टिकल कंपोनेंट इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखिएगा जब यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे, ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे डीएल, ये सारे पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, तो इनकी वजह से हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लोज इंटीग्रेशन dB की वैल्यू ये है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा। अब जो जो फैक्टर को वो हैं क्या कांस्टेंट, उन सारे फैक्टर्स को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिएगा। जैसे कि b एट पॉइंट p हम बात कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। ठीक है,
उसके बाद करंट तो इस जो कॉइल है हमारी, इस कॉइल में करंट तो एक ही फ्लो हो रही है, करंट तो चेंज नहीं हो रही, ना करंट बदल रही है, तो एक वो जो वैल्यू रहेगी करंट की कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट। तो इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिएगा। ये भी फिक्स है, ये भी नहीं बदल रहा। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, एक बार जो थीटा बन गया फिक्स हो गया, तो ये थीटा भी फिक्स हो गया, ये थीटा भी नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिएगा। सिर्फ क्लोज इंटीग्रेशन किसका बनेगा, dl का। क्लोज इंटीग्रेशन किसका बनेगा, dl का। तो b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा, इसमें साइन थीटा लगाइए, थीटा इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, r, तो यहां से मैं साइन थीटा लगाता हूं। यहां देखें साइन थीटा फ्रॉम डायग्राम, हम डायग्राम से बात कर रहे हैं। साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, r, अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी हाइपोटेनियस कौन है, ये, तो ये हाइपोटेनियस है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ला करके यहाँ पुट कर लीजिएगा उस साइन थीटा की जगह, यहाँ पर ये हो जाएगा r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन dl, इसको भी यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है कि पूरी लेंथ, और लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, 0 से 2 पाई r, 2 पाई r, क्योंकि उसकी पूरी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई r, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 पाई r, लिमिट लगा दो, तो 2 पाई r माइनस 0, ठीक है, यानी कि 2 पाई r। तो जहां इंटीग्रेशन ऑफ dl लिखा हुआ है उसको क्या लिखेंगे, 2 पाई r। यहाँ मैंने लिखा 2 पाई r। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड कर लो, b एट पॉइंट p म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, यहाँ पर देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हो गया हमारा r ये अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2, और यहाँ पर क्या है, 2 पाई r। एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, तो ये मिलेगा b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट पॉइंट p पर, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट करिए, इतना मैं इसको रफ करता हूं। डायग्राम को भी रफ कर देते हैं, वैसे फॉर्मूला ले लेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कितना आया, एक्सप्रेशन आया हमारे पास b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन आया। पाई आर स्क्वायर, अगर ये रिंग थी हमारे पास, इसकी रेडियस थी r, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जहां पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, a, तो मैंने लिखा b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट i, है ना, 2a, है ना, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, a अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मिला। अब देखिएगा यहाँ पर कि जितनी भी डिवाइसेस बनती है, वो डिवाइसेस कोई भी एक सिंगल टन की तो बनती नहीं है, उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा लपेटी जाती हैं, कोई भी सिंगल टन की कोई डिवाइसेस नहीं बनती। तो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत सारे टन्स लपेटे गए हैं कोइल के, नंबर ऑफ टन्स, और मैंने बोला यहाँ पर जो n है इज द नंबर ऑफ टन्स, ये नंबर ऑफ टन्स है हमारे। तो मैंने क्या लिया, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ाया, b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टन्स n i ये वाला और a और 2 भी है साथ में, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज अगेन एक्सप्रेशन। और हम जानते हैं वी नो दैट जो m इज इक्वल टू होता है NIA, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका मतलब ये है कि इस डाइपोल की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ है। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M जो कि है NIA। तो जहां NIA लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। तो मैंने लिखा है इसको B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NIA की जगह लिख रहा हूं मैं M, और ये वाला 2 साथ में ले रहा हूं तो लिख रहा हूं इसको मैं 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। अगेन एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको बोलूं जो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था वो डायग्राम क्या था? वो ये तो था डायग्राम, ये रेडियस कितनी थी r, ये एक्सिस थी, ये पॉइंट था P, ये x था और ये r था। जो था हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारी कहानी थी, है ना? ये अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो x है ये एक बहुत बड़ी लेंथ है एज कंपेयर टू r, इस r के कंपैरिजन में ये वाली जो लेंथ है x ये बहुत लार्ज है, तो मैंने क्या एग्जैम्पशन लिया? x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू r, यानी कि मैं किसको नेगलेक्ट कर सकता हूं? r को नेगलेक्ट कर सकता हूं। इसको मैं क्या कर सकता हूं? नेगलेक्टेड। तो अगर मैं इसको नेगलेक्टेड कर सकता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, यहां से ये क्या नेगलेक्ट हो गया? r स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचा? x स्क्वायर इंटू 3/2, पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यानी कि r को तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। ये रहेगा x स्क्वायर इंटू 3/2 इस 2 इज कैंसिल आउट, तो ये मिला b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसी को मैं आगे समझाता हूं, देखें जरा। तो ये है हमारे पास, जैसे कि आपको पढ़ाया गया था माइनस क्यू और प्लस क्यू। अगर हम इसकी एक्सिस पे जाकर के बात करते थे, ये एक्सिस है ना इसकी, अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? एक्सियल लाइन पे कितना आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2kp, k तो हमने ये ले लिया 2p अपॉन x की क्यूब, है ना, जिसको आप लिखते थे 2kp अपॉन x की क्यूब, द डायपोल मोमेंट एट द एक्सियल पॉइंट। अगेन अगर इसी चीज को मैं डायपोल मोमेंट के अंदर बात करूं, यहाँ पर है साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये इसकी एक्सिस, ये इसका मिड पॉइंट, ये कितने डिस्टेंस पे जाकर के बात होगी हमारी? x डिस्टेंस इस पे। तो अगर मैं इसका x पॉइंट पे जाकर के मोमेंट लूंगा, ये कितना हो जाएगा? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया b एट एक्सियल पॉइंट, तो वो कितना आया मेरे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद ये वाला कांस्टेंट यानी कि डायपोल मोमेंट 2m अपॉन x की क्यूब। ठीक है, एक चीज और हमें डिस्कस करनी है, अपने इस एक्सप्रेशन को लीजिएगा, यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को लेते हैं, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, सपोज इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। लास्ट यहाँ पर हमें देखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम आ रहे हैं b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, फिर ये कितना है? 2 पाई r की क्यूब अपॉन r का स्क्वायर है, यहाँ पे r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना इस कोइल के एक्सिस सेंटर पे,
है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, यानी कि इस सेंटर पे, इस कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं मैं। तो पहले मैं इसको और कैंसिलेशन करा लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये मिला B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन नीचे कितना बचा 2, ऊपर कितना बचा r स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना बचा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3/2। मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, है ना। इसको आप इतना नोट करिए, फिर हम इसको यहां सोल्व करेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इस वाले फॉर्मेट को मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा अभी। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहां से आइए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोइल। अगर मैं कोइल के सेंटर पे जाना चाहता हूं, डेट मीन्स ये हमारी कोइल थी जिसकी रेडियस r, ये हमारी एक्सिस, ठीक है, ये x था, ये r था हमारे पास। अगर मैं सेंटर पे आना चाह रहा हूं, एट सेंटर, तो x को, ये वाला जो पॉइंट है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहां तक सेंटर तक आते आते ये मेरा x कितना हो जाएगा 0। सेंटर पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है, जब मैं इस पॉइंट को यहां पर लेके आऊंगा तो ये डिस्टेंस सेंटर पे कितना हो जाएगा 0। तो मैं अपने एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन है B एट पॉइंट P म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है। इसमें मुझे x को कितना पुट करना है 0। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ क्या बचा, B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन, ये रहा 2, ये कितना हो गया r का स्क्वायर और यहाँ से पावर कितनी 3/2, 2 से 2 इज कैंसिल आउट। तो B एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू नॉट I अपॉन r स्क्वायर अपॉन r की क्यूब, है ना। और ये वाला 2 ये रहा, ये r स्क्वायर एक पावर, ये r से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिला B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 और यहाँ पर एक r बचा था ना, ये रहा वो r। तो मतलब क्या है, जो कल हमने एक कल वाले लेक्चर में डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल, वो एक्सप्रेशन इतना ही तो आया था, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो हमने इस डेरिवेशन से भी करके देखा कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r, जहां से आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये r जितना दूर होता चला जाएगा, है ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीक होता चला जाएगा। तो दैट इज द एक्सप्रेशन एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नोट करिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।